हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक उच्चतम न्यायालय लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। ऐसे टॉपिक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो क्या होगा? नई दिल्ली। दिल्ली में हमारा उच्चतम न्यायालय है। अब देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस तरह से हुआ, उसका गठन किस तरीका से हुआ और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, उस सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे और तीन अन्य न्यायाधीश थे। तीन अन्य न्यायाधीश कौन थे उसको देखते हैं हम लोग। तीन अन्य न्यायाधीश, जिसमें एक था लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड हाइड और लॉर्ड चैम्बर्स। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे और तीन अन्य न्यायाधीश लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड हाइड और लॉर्ड चैम्बर्स थे। उसके बाद 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे मॉरिस गोयर और जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश वो थे हीरालाल जेकोनिया। तो दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 1937 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो क्या होगा? मॉरिस गोयर। अगर पूछे कि अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो तब हो जाएगा हीरालाल जेकोनिया। उसके बाद दोस्तों, स्वतंत्र भारत में 28 जनवरी 1950 को, कहीं आपको 26 जनवरी 1950 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में दिल्ली में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकोनिया थे। हीरालाल जेकोनिया। दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि स्वतंत्र
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या होगा? हीरालाल जैकोनिया। दोस्तों, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गया था। एक थे हीरालाल जैकोनिया और एक थे सौसाची मुखर्जी। दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। अगर पूछ दिया आपसे कोई कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, क्या होगा? संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के तहत जितने भी अनुच्छेद आते हैं उस सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 124(1). अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। कोई पूछ दे कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। अगर कोई पूछे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो क्या होगा? अनुच्छेद 124(1) के तहत। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश बनाया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय अधिनियम में समय समय पर संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया। जैसे 1956 में एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश बनाया गया। 1960 में एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। 1978 में एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश। 1986 में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, और 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है, न्यायाधीश की संख्या क्या है, तो न्यायाधीश की संख्या देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है अभी 34 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ दे कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, ये अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें नंबर के हैं, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। उसके बाद है अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछते कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो वरिष्ठता के आधार पर होता है, यानी जो लंबे समय तक हाई कोर्ट में कार्यरत रहे उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन अभी तक 2 बार जो है उस न्यायाधीश वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। एक बार 1973 में अजीत नाथ रे के द्वारा और एक बार 1977 में H.M. बेग के द्वारा जो है वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 124(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता का वर्णन किया गया है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास, तब राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। तो योग्यता को देखते हैं। सबसे पहले वह भारत का
वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वह 65 वर्ष से कम उम्र का हो, 65 वर्ष से कम उम्र का हो, 65 वर्ष से कम उम्र का हो, और वह कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो, अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो, और वह राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो, चूंकि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसीलिए राष्ट्रपति के नजर में वह कानून का जानकार होना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद 124(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता का वर्णन किया गया है, क्या क्या उसके पास योग्यता होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद 65 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, और कम से कम वह 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, और वह राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो। अगर ये सभी योग्यता उसके न्यायाधीश उसके पास होता है, तब राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस आधार पर हटा सकते हैं, उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को आप सिर्फ 2 आधार बनाकर उसको हटा सकते हैं, एक सिद्ध कदाचार के आधार पर, एक असमर्थता के आधार पर। जब उससे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं हो सके, तब आप उसको 2 आधार पर हटा सकते हैं, सिद्ध कदाचार के आधार पर और समर्थता के आधार पर। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, तो 100 सांसद का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, तो 50 सांसद का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र दे देगा। तो अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आप किसी भी न्यायाधीश को सिर्फ 2 आधार पर हटा सकते हैं, एक सिद्ध कदाचार और एक असमर्थता के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव जो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर वह प्रस्ताव लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, तो 100 सांसद का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए। अगर राज्यसभा में वह प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो 50 सांसद का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देगा। उसके बाद अनुच्छेद 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके नामित सदस्य के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है।
अगर प्रश्न पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलवाया जाता है, तो अनुच्छेद 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलवाया जाता है। और किसके तहत शपथ दिलवाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलवाया जाता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो राष्ट्रपति जिसको नामित कर देगा वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलवाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता का वर्णन किया गया है। वेतन भत्ता का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, छठवें वेतन आयोग के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपया प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता था। लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया वेतन प्रति माह वेतन दिया जाता है और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है, तो अनुच्छेद 125 के तहत। छठवें वेतन आयोग के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता था और वही अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता था। लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 126 के तहत देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 126 में क्या कहा गया है। जब किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहेगा, तब राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश में से किसी एक व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 126 के तहत जब किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश में से किसी एक व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। भाई, तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कब किया जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट में काम की अधिकता हो। तो ससमय काम को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और तदर्व न्यायाधीश को वो सारी सुविधा दिया जाता है जो अन्य न्यायाधीश को मिलता है। सारी फैसिलिटी दिया जाता है जो अन्य न्यायाधीश को मिलता है और उतना वेतन ही भी दिया जाता है जितना अन्य न्यायाधीश को मिलता है। अनुच्छेद 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त यानी रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। कब किया जाता है, तो इसको समझते हैं दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो तो उस स्थिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। कोरम क्या होता है? कोरम देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसके आने से संसद की कार्यवाही शुरू की जाए। जैसे देखिए, आप लोग भी
कहीं कोचिंग जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो उसका कोई फिक्स होगा कि 10 बच्चा आएगा तभी वो क्लास चलेगा। अगर 2 बच्चा आ जाए तो क्लास नहीं चलेगा, उस क्लास को छुट्टी दे दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। वही होता है न्यूनतम संख्या जिसके आने से संसद की कार्रवाई शुरू की जाए, वही कोरम होता है। तो जब कोरम पूरा नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में तब सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। न्यायालय का दर्जा दिया गया है। दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले एक अभिलेख के रूप में लिखा हुआ रहता है जो कि सभी न्यायालय को मान्य होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है तो अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यालय का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 130 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का कार्यालय या तो राजधानी में होगा या राष्ट्रपति भवन के नजदीक होगा। अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यालय होगा वो या तो राजधानी में होगा या राष्ट्रपति भवन के नजदीक होगा। और सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय का वर्णन अनुच्छेद 130 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे फैसले को, अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे केस को अन्य हाई कोर्ट भेज सकता है। किसी हाई कोर्ट में चल रहे केस को अन्य हाई कोर्ट भेज सकता है। अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे केस को किसी दूसरा अन्य हाई कोर्ट भेज सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे केस को अपने पास बुला सकता है। अनुच्छेद 137 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे केस को अपने पास बुला सकता है। अनुच्छेद 143, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उसके सलाह को या तो राष्ट्रपति मान भी सकता, नहीं भी मान सकता, लेकिन किसी भी विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये कहा गया अनुच्छेद 143 के तहत। अब अनुच्छेद 147 आता है। अनुच्छेद 147 के तहत सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 147 के तहत सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाता है। एक अनुच्छेद 147 के तहत कोई पूछे अगर आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाता है तो क्या होगा? अनुच्छेद 147। अब देखिए दोस्तों, जब
राज्य या केंद्र राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और संविधान की जो अंतिम व्याख्या होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये था उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे फैक्ट, सारे बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को खूब एंजॉय किए होंगे। आप लोग को कैसा लगा ये क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।